हेलो एवरीवन, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ हाल ही में रिलीज हुई मूवी क्रू। मूवी की शुरुआत में हमें गीता, दिव्या और जैस्मिन नाम की 3 एयर होस्टेस दिखाई जाती हैं, जिन्हें फ्लाइट उड़ाने से पहले ही कस्टम वाले आकर पकड़ लेते हैं। इसके बाद हमें कृति सनन यानी दिव्या की कहानी बताई जाती है। वो एक हरियाणा के छोटे गांव से होती है और उसका बचपन से ही सपना होता है कि वो बड़ी होकर पायलट बने और उसके परिवार वाले भी यही चाहते थे। वो पायलट की पढ़ाई और ट्रेनिंग करने के बाद भी किसी एयरलाइंस में पायलट नहीं बन पाती और उसने घर पर झूठ भी बोला हुआ था कि वो एक पायलट है। इसके बाद हम गीता यानी तब्बू को देखते हैं, जहां वो अपने पति सेट्टी के साथ रहती है, जो कि कपिल शर्मा होता है। वो एक बड़े राजघराने से बिलोंग करते थे, लेकिन बाद में सेट्टी की भाइयों से लड़ाई हो गई, जिसकी वजह से इन्हें अलग होना पड़ा। जिसके बाद से ही सेट्टी घर से ही फूड डिलीवरी का काम करता है और गीता एक एयर होस्टेस बन गई। गीता इस एयरलाइंस में 20 साल से काम कर रही थी और उसका सपना था कि वो अपना पीएफ निकलवा कर गोवा में अपना एक रेस्टोरेंट खोले। इसके बाद हम करीना यानी जैस्मिन की स्टोरी देखते हैं, जहाँ उसके मम्मी पापा का बचपन में ही डाइवोर्स हो गया था और वो अपने नाना के साथ ही रहती थी। उसको बचपन से ही अमीर बनने का शौक था। उसने मुंबई आकर अपना एक बिजनेस भी स्टार्ट किया, लेकिन वो नहीं चला, जिसके बाद वो एयर होस्टेस बन गए। ये तीनों कोहिनूर एयरलाइंस नाम की कंपनी में काम करती हैं, जिसके मालिक का नाम विजय वालिया होता है। इन तीनों को पकड़ने के बाद कस्टम वाली इनसे पूछताछ करती है कि तुम लोगों को आखिर क्या जरूरत पड़ी जिसके लिए तुम्हें यह काम करना पड़ा। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हमें कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां हमें पता चलता है कि कोहिनूर एयरलाइंस में काम करने वालों को पिछले 6 महीने से सैलरी नहीं दी गई है और इसी की वजह से इन तीनों को भी सैलरी नहीं मिली हो। इसके बाद हम तीनों को एरोप्लेन में देखते हैं, जहाँ गीता को किरण वडेरा नाम का एक कैप्टन मिलता है, जो गीता को पसंद करता है और उसे लाइन भी मारता है। तीनों अपने काम अच्छे से कर रही थी, लेकिन अपना काम अच्छे से करने के बाद भी इन्हें सैलरी नहीं मिल रही थी और अब तो इनकी डेली अलाउंस भी कट कर आने लगी। एक दिन जब प्लेन दुबई जा रहा था तो उनके क्रू का एक आदमी मर जाता है, जिसका नाम राजवंशी था। इन तीनों को उसकी शर्ट के अंदर से कई सोने की बिस्किट मिलती है, जिसे उसने बेल्ट की तरह अपने सीने पर बांधा हुआ था। ये लोग किसी को यह बात बताते नहीं, क्योंकि प्लेन में बैठे लोग पैनिक कर सकते थे। वो वापस से उसे उसकी कुर्सी पर बिठा देते हैं। यहाँ पर जैस्मिन कहती है कि मुझे इन्वेस्टर बनना है और वो दिव्या को भी कहती है कि तुम्हें भी तो अपना लोन चुकाना है और वहीं गीता को भी अपना रेस्टोरेंट खोलना था। इसीलिए जैस्मिन उन सबसे सोने की बिस्किट अपने पास रखने के लिए कहती है, लेकिन गीता और दिव्या नहीं मानते और लैंड होने पर सारा सोना कस्टम वाले अपने पास जमा कर लेते हैं। यहाँ पर हम कस्टम ऑफिसर जय को देखते हैं, जिसका अभी अभी यहाँ नया ट्रांसफर हुआ था। दिव्या और जय एक दूसरे को पहले से ही पहचानते थे, क्योंकि वो एक ही कॉलेज में पढ़ा करते थे और वहाँ एक दूसरे को पसंद भी किया करते थे। इसके बाद दिव्या, गीता और जैस्मिन तीनों अपने अपने घर चले जाते हैं। गीता अपने पति शेट्टी के पास चली जाती है और जैस्मिन अपने नाना के पास, जो मुंबई के ही भाड़े की एक जगह पर रहते थे। वहाँ पहुँचते ही जैस्मिन का मकान मालिक उनसे किराया मांगने लगता है। तब वो उसे एक कीमती घड़ी दे देती है, जो उसने एक पैसेंजर के हाथ से चोरी से निकाल लिया था। उधर अब दिव्या अपने घर पहुंचती है तो यहाँ पर हम उसके मम्मी पापा और भाई को देखते हैं। उनके पापा ने अपनी कार बेच दी थी, क्योंकि उनके घर की सिचुएशन अच्छी नहीं चल रही थी। अब न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल छपता है, जिसमें कोहिनूर एयरलाइंस के बैंकरप्ट होने की बात कही जाती है, लेकिन कंपनी का मालिक विजय वालिया न्यूज पर आकर इस बात के लिए इनकार कर देता है। यह खबर पढ़ने के बाद गीता अपने कंपनी के HR हेड मित्तल से बात करती है, तो वो गलती से कबूल कर लेता है कि हाँ, हमारी कंपनी बैंकरप्ट होने वाली है। तब गीता, जिसने अपना 20 साल का पीएफ निकलवा कर उसे अपना रेस्टोरेंट खोलने का सोचा था, वो सोच में डूब जाती है कि अगर कंपनी डूब जाएगी तो उसका क्या होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि तीनों बैठकर इसी के बारे में बात कर रहे होते हैं। तब यहाँ पर जैस्मिन दिव्या और गीता से कहती है कि क्यों ना हम भी राजवंशी की तरह सोना स्मगल करें, जिससे हमारी अच्छी कमाई होगी। तीनों टेंशन में थे, इसीलिए वो भी इस बात के लिए मान जाते हैं। लेकिन गीता पूछती है कि वो सोना किसका था, यह हमें कैसे पता चलेगा। तब हम जैस्मिन को देखते हैं, जिसने कि मरने के बाद राजवंशी का एक डिवाइस चुरा लिया था, जिसमें किसी भी कैबिन क्रू का रूटीन दिया जाता है। उसमें देखने पर इन्हें पता चलता है कि राजवंशी की सभी फ्लाइट मुंबई से दुबई की थी और वो वहां पहुंचकर हर बार एक ही नंबर पर मैसेज किया करता था। गीता जब उस फोन को ट्राई करती है तो उसे पता चलता है कि यह तो उसके HR हेड मित्तल का नंबर है। ये पता चलते ही ये लोग मित्तल के पास पहुंच जाते हैं। मित्तल स्टार्टिंग में तो स्मगलिंग वाली बात नहीं मानता, लेकिन उन तीनों के ब्लैकमेल करने पर कि वह उसे कस्टम वालों से पकड़वा देगा, वो मान जाता है।
जिसके बाद वो इन्हें अगले दिन MM एंटरप्राइज नाम के एक ऑफिस में बुलाता है, जिसके बाद वो उन्हें कुछ सोने के बिस्कुट देता है और कहता है कि तुम्हें यह दुबई तक पहुंचाना है और इन्हें लेकर भागने की कोशिश मत करना क्योंकि तुम सभी की कुंडली मेरे पास है। और वो उन्हें वहां लैंड करने के बाद कस्टम के गेट नंबर 2 से निकलने के लिए कहता है क्योंकि वहां पर उसकी सेटिंग थी। ये तीनों वापस जाकर आपस में सोचते हैं कि सभी सोना तो बाहर से लेकर आते हैं, तो मित्तल इन्हें बाहर क्यों भेज रहा है। लेकिन इन्हें इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इन्हें तो बस पैसे चाहिए थे। इसके बाद ये लोग एक आइडिया लगाते हैं कि ये अगर सोने की बिस्कुट को चॉकलेट बॉल बनाकर ले जाएंगे तो उन्हें कोई नहीं पहचान पाएगा। जिसके बाद ये लोग एक सुनार की दुकान पर जाकर सारे सोने को छोटे छोटे गोल गोल बॉल में चेंज कर देते हैं और उन पर चॉकलेट की कोटिंग कर उस पर रैपर लगा देते हैं। वहां पहुंचकर इनसे सारा सोना एक आदमी ले लेता है। वापस आने पर मित्तल भी इन्हें इनके काम के लिए ढेर सारे पैसे देते हैं, जिसे देखकर तीनों बहुत खुश हो जाते हैं। ये कुछ बार और यही काम करते हैं और ढेर सारा पैसा इकट्ठा होने के बाद अपनी शौक पूरी करते हैं। दूसरी तरफ कस्टम वाले अभी भी राजवंशी के केस की जांच कर रहे थे और एक दिन कस्टम वाली इन तीनों को भी रोककर जांच करने लगती है। उसे इन तीनों के बैग से ढेर सारे चॉकलेट मिलते हैं जिसके अंदर सोना था, लेकिन वो पहचान नहीं पाती। वो इनकी जांच कराने के लिए कहती है, लेकिन तभी यहाँ उनका ऑफिसर जय आ जाता है और क्योंकि वो दिव्या को पसंद करता था और उसको इन तीनों पर कोई शक नहीं था, इसीलिए वो इन तीनों को बिना जांच के जाने देता है। अब प्लेन में पहुंचकर गीता कहती है कि अगर आज हम पकड़े गए होते तो हमारा खेल यहीं खत्म हो गया होता। दिव्या इंडिया वापस आकर जय से एक बार में मिलती है जहाँ दोनों मिलकर खूब बातें करते हैं और काफी एंजॉय भी करते हैं। दोनों अब धीरे धीरे क्लोज आते जा रहे थे। इसके बाद हम देखते हैं पूरे स्टाफ को 6 महीने से सैलरी नहीं मिली थी, इसीलिए स्टाफ सभी बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। उनमें से एक एयर होस्टेस जिसका नाम कोमल होता है, जो इन तीनों की दोस्त होती है, वो भी बहुत ज्यादा परेशान थी क्योंकि अब उसे अपने बेटे को प्राइवेट स्कूल से निकालकर सरकारी स्कूल में एडमिशन करना पड़ता है। लेकिन इन तीनों को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इनका तो अलग ही सिस्टम चल रहा था। फिर एक दिन जैस्मिन का बर्थडे आता है, जिस दिन ये लोग एक महंगे बार में जाकर वहाँ महंगी शराब भी पीते हैं और दिव्या और गीता मिलकर जैस्मिन को एक महंगा गिफ्ट भी देते हैं। लेकिन बाहर निकलने पर उसकी कलीग कोमल इन्हें देख लेती है, जहाँ गीता के हाथ में एक बहुत महंगी शराब थी। उसे समझ में नहीं आता कि यहाँ हम लोगों के पास खाने के पैसे नहीं है और ये लोग इतने महंगे क्लब में पार्टी और इतनी महंगी शराब पी रहे हैं। उसे इन लोगों पर डाउट होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि कस्टम पुलिस वाले को हिंट मिलता है कि इंडिया से गोल्ड बाहर जाने वाला है। यह बात जानकर तुरंत लेडी पुलिस जय को बताती है और उसे एक पर्ची भी देती है जिसमें स्मगलर के नाम लिखे हुए थे। वो पर्ची देखता है तो उसमें दिव्या, गीता और जैस्मिन का नाम लिखा हुआ था। जय तुरंत उन तीनों को उठाने के लिए कह देता है। इसके बाद हम वही मूवी की शुरुआत वाला सीन देखते हैं जहां लेडी कस्टम पुलिस वाली गीता, जैस्मिन और दिव्या को प्लेन में जाकर पकड़ लेती, लेकिन कस्टम वालों को उनके बैग और पूरा प्लेन चेक करने के बाद भी कुछ नहीं मिलता और पूछताछ करने पर भी वो तीनों कुछ नहीं बताती। जिसके बाद हम फिर से पास्ट का सीन देखते हैं जब तीनों सोना लेकर प्लेन में चढ़ी होती है। तभी इन्हें कोई फोन करके बता देता है कि कस्टम वाले प्लेन में छापा मारने वाले हैं। जिसके बाद ये लोग बिना देर करते हुए सोने के बक्से को प्लेन के इलेक्ट्रिक वेंट में डाल देते हैं और इसी जगह से कस्टम वालों को छानबीन के दौरान कुछ भी नहीं मिलता। कस्टम ऑफिसर प्लेन को जाने की परमिशन देकर कुछ देर पूछताछ करने के बाद इन तीनों को भी छोड़ दिया जाता है। लेकिन अब ये लोग परेशान होते हैं क्योंकि सोना तो एयरप्लेन के साथ ही चला गया। ये बात ये लोग मित्तल को भी बताते हैं। वापस लौटते समय तीनों को लगता है कि हो ना हो जरूर कस्टम वाले को टिप कोमल ने ही दी होगी क्योंकि उसने इन्हें बार के बाहर देखा था। गीता और दिव्या जैस्मिन पर भड़क जाती है क्योंकि बार में जाने का प्लान उसी का था और वही सबसे ज्यादा दिखावा भी करती थी। अब ये लोग एक ही प्लेन में तो काम करते हैं लेकिन एक दूसरे से बात नहीं करते और तीनों कुछ दिन बाद इस काम को भी छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें यहाँ पर सैलरी नहीं मिल रही थी। जिसके बाद गीता अपने घर चली जाती है और दिव्या भी अपने घर बताने का फैसला करती है कि वो पायलट नहीं, लेकिन तभी उसका भाई उसे एयर होस्टेस की ड्रेस में देख लेता है और उसका भाई घर पर बताने के लिए मना कर देता है। जैस्मिन भी अपनी कोई दूसरा काम कर रही थी। इसके बाद हम एक दिन देखते हैं कि टीवी में खबर चल रही थी कि मुंबई से मॉस्को जा रही फ्लाइट में टर्बुलेंस उसके इलेक्ट्रिक वेंट से सोने की बारिश होने लगी, जिसमें से चॉकलेट के रूप में 12 किलो सोना बरामद। मित्तल यह खबर सुनकर परेशान हो जाता है। यह खबर जय को भी पता चलती है और उसे पता चलता है कि उसे उस दिन किसी ने सही टिप दी थी, लेकिन वो
इन तीनों को नहीं पकड़ सकता था, क्योंकि उसने ना तो उन्हें रंगे हाथ पकड़ा था और ना ही उन तीनों के खिलाफ कोई सबूत मौजूद थे। इसके बाद हम देखते हैं कि दिव्या का जय के साथ ब्रेकअप हो जाता है। दूसरी तरफ कुछ दिनों बाद जैस्मिन के नाना की भी डेथ हो जाती है और वो बहुत दुखी होती है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा प्यार नाना से ही करती थी। इसके बाद हम देखते हैं कि एक दिन न्यूज चलती है जिसमें बताया जाता है कि कोहिनूर एयरलाइंस के मालिक विजय माल्या के ऊपर करोड़ों का कर्ज होने के कारण वो देश छोड़कर भाग गया और उसके स्टाफ धरने पर बैठे हैं, क्योंकि उन्हें कई महीनों से सैलरी नहीं दी गई है। यह खबर सुनते ही तीनों कोमल से मिलने के लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर इन तीनों की कोमल से बहस हो जाती है। तब यहाँ बातों ही बातों में जैस्मिन कोमल से पूछती है कि जब यही बात थी तो तुमने हमारे बारे में कस्टम वालों को क्यों बताया? तो कोमल कहती है कि उसने किसी कस्टम वाले को कुछ भी नहीं बताया, जिसे सुनकर ये तीनों हैरान हो जाते हैं। अब इन तीनों के दिमाग में चलने लगता है कि अगर कस्टम वालों को कोमल ने नहीं बताया तब किसने बताया? तभी इन तीनों को याद आता है कि कस्टम वाली ने पूछताछ के दौरान इनसे कहा था कि उसे पुख्ता जानकारी मिली है और उसे एक एयर होस्टेस ने खबर दी थी जो उनके साथ पहले काम किया करती थी। तब यहाँ पर गीता को मित्तल की पत्नी सुधा के बारे में याद आता है, जो उनके साथ पहले काम भी किया करती थी और वो उसे अक्सर मिला भी करती थी। जिसके बाद ये तीनों सब्जी मंडी में जाकर उसे घेर लेते हैं और पूछते हैं कि तुमने हमारे बारे में कस्टम वालों को क्यों बताया? तब वो बताती है कि मैंने तुम लोगों को फंसाने के लिए नहीं, बल्कि अपने पति मित्तल को फंसाने के लिए ये सब किया था। वो बताती है कि मित्तल गली का कुत्ता है, उसने एक फिरंग फंसाई है और सारे रुपये वो उसी के ऊपर लुटा देता है। और वो कहती है कि मुझे लगा कि अगर वो कुछ दिन जेल की हवा खाएगा तो उसका दिमाग ठिकाने आ जाएगा। इसके बाद गीता पूछती है कि मित्तल के पास आखिर इतना सोना आता कहाँ से? तब वो बताती है कि यह सारा माल मेरे पति का नहीं, बल्कि उसके मालिक का है जिसके लिए वो काम करता है। और हम देखते हैं कि उसका मालिक कोई और नहीं बल्कि कोहिनूर एयरलाइंस का मालिक विजय वालिया होता है। वो कई सालों से अपना माल दुबई भिजवा रहा था। यह सब जानकर तीनों बहुत हैरान होते हैं और कहते हैं कि वालिया अपने हजारों स्टाफ को सैलरी ना देकर अपनी तिजोरी भर रहा था। जिसके बाद तीनों उससे बदला लेने की ठान ली। सुधा बताती है कि अगले हफ्ते वालिया के बेटे की शादी होने वाली है और उसका पति मित्तल भी अभी उसके पास ही है। जिसके बाद ये कैलकुलेशन करते हैं कि वालिया कितने समय से यहाँ से सोना भिजवा रहा है और अब इनके कैलकुलेशन के हिसाब से वालिया के पास कुल 3000 करोड़ होने चाहिए, अब जिन्हें ये लोग लूटने का प्लान बनाते हैं। अब अगले ही दिन ये लोग दुबई पहुंच जाते हैं और वहां पहुंचकर ये लोग सुधा के बताए होटल के बाहर देखते हैं तो वहां पर इन्हें मित्तल मिल जाता है और उसका पीछा करने पर ये लोग वालिया को भी देख लेते हैं। इन्हें पता चलता है कि वालिया इसी होटल में ठहरा हुआ है और यहीं पर ही उसके बेटे की शादी भी होने वाली है। ये लोग प्लान बनाते हैं कि सोना लेने के लिए वालिया के रूम के अंदर घुसना होगा और कोई आम आदमी वहाँ तक जा नहीं सकता, इसीलिए इन्हें अब यहाँ पर नौकरी करनी होगी। तभी गीता को याद आता है कि उसके भाई की वाइफ इसी होटल में शेफ का काम करती है। वो उससे मिलती है और उसे यहाँ काम दिलाने के लिए कहती है। तब वो उसे यहाँ के एचआर से मिलाकर उसे हाउसकीपिंग के काम पर रखवा देती है, जहाँ गीता को पता चलता है कि हर शाम शिफ्ट शुरू होने से पहले आधे घंटे ब्रीफिंग होती है और उस समय फ्लोर पर कोई नहीं होता। लेकिन इन लोगों के लिए दिक्कत यह थी कि वालिया के रूम में सर्विस रूम तक कुल 100 से ऊपर कैमरा लगे हुए थे, जिससे चोरी होने पर ये लोग पकड़े जाते। तब ये लोग सीसीटीवी रूम के कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव करप्ट करने का प्लान बनाते हैं। जिसके बाद यह लोग सीसीटीवी रूम के आदमी का नंबर लेकर दिव्या अपने भाई को वो नंबर भेज देती है और वो उससे लड़की बनकर बात करने लगता है। इसके बाद गीता को हाउस कीपिंग करते हुए उसके एक स्टाफ से पता चलता है कि रूम की सिर्फ गेस्ट के पास होती है और दरवाजे पर लगा पासवर्ड भी हर रोज चेंज होता है। तीनों लोग अब शादी के दिन ही रूम की निकालने का फैसला करते हैं। जैस्मिन कहती है कि वो वालिया के पास जाकर उसकी जेब से कार्ड निकाल लेगी, लेकिन गीता कहती है कि उसके आसपास सिक्योरिटी गार्ड मौजूद होंगे जो उसे ऐसा नहीं करने देंगे। इसके बाद तीनों को एक आइडिया आता है और वो लोग मित्तल के पास पहुंच जाते हैं और उसे जाकर बता देते हैं कि वो लोग वालिया को लूटने वाले हैं और वो उसे अपनी मदद करने के लिए कहते हैं। यह सुनकर मित्तल हंसने लगता है और यह बात वालिया को बताने के लिए कहता है। तब जैस्मिन उसे इमोशनल ब्लैकमेल करती है और कहती है कि आपने भले ही वालिया के लिए इतना साल काम किया, लेकिन आपको इस वफादारी पर क्या मिला? और वो अपने साथ शामिल होने पर उसे 7% का ऑफर देती है। यह सुनते ही वो तुरंत मान जाता है। अब शादी के दिन दिव्या का भाई चिंटू सीसीटीवी रूम वाले आदमी को लड़की बनकर बातों में फंसाया रखता है और उसे फेक न्यूड वीडियो बेचकर बाथरूम भेज देता है।
जिस बात का फायदा उठाकर दिव्या सिक्योरिटी रूम में घुस जाती है और सीसीटीवी कैमरा खराब कर देती। मित्तल और जैस्मिन भी वालिया के पास जाकर उसकी जेब से रूम की निकाल लेता है। इसके बाद तीनों हाउसकीपिंग के कपड़े पहनकर वालिया के रूम में चले जाते हैं, जहां इन्हें कहीं बड़े बड़े बैग रखे हुए मिलते हैं और इनको लगता है कि सारा सोना इसी में होगा। लेकिन जब ये लोग बैग खोलते हैं तो बैग पूरी तरह से खाली थे, जिसे देखकर इनका दिमाग घूम जाता है और ये लोग पूरा घर खोजने लग जाते हैं। लेकिन वहां पर भी इन्हें कुछ भी नहीं मिलता और जिस वक्त ये लोग यहाँ से जा रहे होते हैं उसी वक्त यहाँ पर वालिया की बेटी आ जाती है। लेकिन ये लोग उससे छुपकर टेबल के नीचे चले जाते हैं और मौका पाते हैं यहाँ से बाहर आ जाते हैं। अब ये लोग हिम्मत हार चुके थे और वापस इंडिया जाने का फैसला करते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जैस्मिन ने वालिया के रूम से एक टैबलेट चुरा लिया था, जिसे उन्हें पता चलता है कि वालिया ने एक प्राइवेट जेट बुक किया है जिससे वो केमैन आइलैंड जाने वाला है। तब इन लोगों को लगता है कि हो सकता है सारा सोना वहीं पर हो और उन्हें उसके टैबलेट से ही पता चलता है कि कल उसकी जेट सुबह 7 बजे निकलेगी और उन्हें उस प्लेन में जाने वाली 2 कैबिन क्रू की फोटो भी मिल जाती है। इसके बाद अगले दिन गीता एक औरत से उन दोनों एयर होस्टेस के ऊपर चाय गिरवाकर उन्हें एक बाथरूम में बंद करवा देती और उनके बैग से उनकी आईडी निकालकर जैस्मिन और गीता अपनी फोटो लगा लेते हैं, जिसके बाद उनको बड़ी आसानी से प्लेन पर एंट्री मिल जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग वालिया सहित प्लेन में मौजूद सभी लोगों की ड्रिंक में नींद की दवाई मिला देते हैं। लेकिन वालिया की बेटी बहुत नखरे वाली थी, इसीलिए उसे कोई भी ड्रिंक पसंद नहीं आता, पर वो वैसे ही सो जाती है। सभी के सोने के बाद ये लोग बैगेज एरिया में जाकर चेक करते हैं तो वहाँ पर कई बैग रखे हुए थे और खोलने पर इन्हें सोना मिल जाता है। लेकिन वालिया की बेटी जाग जाती है और उन्हें ऐसा करते हुए देख लेती है और चिल्लाने लगती है, लेकिन नींद की दवाई के ओवरडोज के कारण कोई नहीं जाग। जिसके बाद गीता और जैस्मिन वालिया की बेटी को उस रूम में बंद कर देते हैं, लेकिन वो वहाँ मौजूद फोन से कैप्टन को बता देती है एक इमरजेंसी सिचुएशन आ गई है। लेकिन हम देखते हैं कि प्लेन का कैप्टन कोई और नहीं बल्कि दिव्या होती है, क्योंकि उसने पायलट की पढ़ाई और ट्रेनिंग की थी, इसीलिए वो प्लेन उड़ा सकती है। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हम देखते हैं कि दिव्या इस प्लेन में कैसे चढ़ी। फिर हम देखते हैं कि उन तीनों को टैबलेट से पता चलता है कि प्लेन का पायलट तो किरण वैद है, जो पहले गीता को लाइन मारा करता था। जिसके बाद गीता किरण से मिलकर उसे बेहोश करके उसकी आईडी ले आती है और दिव्या नकली कैप्टन बनकर प्लेन में चढ़ जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि अब जब प्लेन को लैंड कराने की बारी आती है तभी दिव्या अपना हाथ खड़ा कर देती है, क्योंकि इस प्लेन का सिस्टम काफी अलग था और उनका कोई ग्राउंड सपोर्ट भी नहीं था। दिव्या पैनिक कर जाती है, लेकिन गीता उसे थप्पड़ मारकर वापस सीट पर बैठने को कहती है। इसके बाद दिव्या वहाँ की एक किताब को देखती है और क्योंकि वहाँ पर कोई ग्राउंड सपोर्ट नहीं था, इसीलिए उसे रनवे देखकर यहाँ पर मैन्युअली लैंडिंग करानी होगी। तीनों डरे हुए थे, लेकिन अब उनके पास यही एक रास्ता था। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग एक सुनसान रनवे पर प्लेन को लैंड करा देते हैं और थोड़े बहुत झटके के साथ आखिरकार प्लेन लैंड हो जाता है। तीनों बहुत खुश होते हैं। वालिया की भी नींद खुल जाती है, लेकिन उसे इन लोगों ने बांध कर रखा हुआ था। जिसके बाद तीनों एक एक बैग लेकर यहाँ से उतर जाते हैं और हम देखते हैं कि इन्होंने यह प्लेन केमैन आइलैंड पे नहीं बल्कि इंडिया के ही एक सुनसान रनवे पर लैंड करवाया था। जिसके बाद वालिया को पुलिस वाले गिरफ्तार कर लेते हैं और कस्टम वालों को भी यहाँ से ढेर सारा सोना बरामद होता है। इसके बाद हम गीता, दिव्या और जैस्मिन को देखते हैं, जिन्होंने पहले ही फोन करके कस्टम ऑफिसर जय को अपने साथ शामिल किया था। अब ये चारों कहीं चले जाते हैं और यह मूवी यहीं एंड हो जाती है। आपको यह मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर आपको लेटेस्ट मूवी या एक्सप्लेनेशन सुनना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।